नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब जो आगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इस लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे और चारों ही क्वेश्चन बड़ी ज़बरदस्त होने वाले हैं, बड़ी कमाल के होने वाले। आप अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये तो और भी प्यारा है। ऐसा आपको एक एग्जाम्पल भी मिलेगा। इसमें हम गॉस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का मतलब सत्यापित करेंगे। फिलहाल हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। डेरिवेशन करने के बजाय हम सिर्फ उसको प्रूफ करने वाले हैं कि अगर आप एलएचएस से मान निकालते हैं या आरएचएस से मान निकालते हैं, दोनों ही मान बराबर होते हैं। अब तक हमने क्या किया कि हमसे पूछा जाता है कि ये निकाली, हम क्या करते, गॉस प्रमेय लगाते और आरएचएस से मान निकाल लेते, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, आरएचएस निकाल लेते। तो अगर हम क्वेश्चन को एलएचएस और आरएचएस से दोनों सॉल्व करें तो ये बात कंफर्म कर देगा कि भाई गॉस प्रमेय लगा के आप एलएचएस से निकालेंगे तब भी उतने। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो लंबा पड़ेगा, आयतन वाला छोटा पड़ेगा। आप मेरी बात मानते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी आ रहा है कि सर एक सवाल तो ऐसा होना चाहिए जो कंफर्म करे कि हाँ कि भाई सही में पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो तरीका है, जो एलएचएस साइड है वो लंबी है। सुन रहे मेरी बात आप? आपको लग रहा है कि हाँ सर ये बात तो सही, लेकिन आप कंफर्म होना चाहते हैं कि सर एक क्वेश्चन तो हो जाए, है ना, एक तो हो जाए कम से कम कि भाई ये जो बात कही जा रही है, आप जो कह रहे हैं कि इस साइड में कौन से एफ डॉट एन कैप, ये जो साइड है एलएचएस, ये साइड लेंथी होती है, ये लंबी होती है। सुनने में ही आ रहा है, देखा नहीं है। सही है, आप भी मेरी तरह बात कर रहे होंगे कि सर सुना बहुत है, देखा नहीं है। और बिना देखे हम कैसे मान ले कि भाई ये लंबा ही होगा? बस आप कह रहे हैं इसलिए हम मानते आ रहे हैं। क्लियर है? अब मानने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि क्यों पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वैसे आप समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, किसी भी कमरे को ले लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के कई हिस्से होते हैं। जैसे ये दीवार, कमरे की बात कर लेता हूँ, ये दीवार, वो दीवार, सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, छत, फर्श, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं। आयतन का कुछ नहीं होता, कमरा है कमरा है, बात खत्म। इसमें कितनी हवा है वो आयतन है। तो आयतन वाला कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर, एकदम कट होता है। लेकिन क्षेत्रफल वाले का हर किसी का अपना क्षेत्रफल। जैसे एक बेलन को ले लीजिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका ऊपर का ढक्कन, नीचे का पेंदा, तो कई घटक होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए डेरिवेशन का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल में मिलेगा। एग्जाम्पल भी आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छा है, सेम ही है जो प्रश्नावली में करने वाले वैसा सा एग्जाम्पल है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। ये है हमारा एस और समीकरण है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सबसे पहले तो मैं आपको आयतन वाले से निकाल के दिखाता हूँ, मतलब जो आरएचएस साइड है उस साइड से इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। और जो पृष्ठ है वो एक घन दिया गया, एस जो है वो एक घन है, क्यूब है एक, और उसकी जो 6 दीवारें हैं वो ये है। अब घन होगा तो 6 दीवारें होंगी, 6 दीवारें होंगी। x बराबर +1, x बराबर -1, y बराबर +1, y बराबर -1, z बराबर +1, z बराबर -1। तो ये कितनी दीवारें होगी? 6 दीवारें होंगी। कितनी? 6 दीवारें। ठीक है, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले देखिए आयतन वाले में तो ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। आयतन वाला तो बिल्कुल सपाट पड़ा है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। बस सीधा सीधा आपको पहले डायग्राम दिखा दूं आपको, अगर आप डायग्राम देखना चाहिए कैसा होगा। आइए, थोड़ा सा मैंने दीवारों का कलर जो है वो भिन्न भिन्न रखने की कोशिश की है ताकि आप इजीली पहचान सकें। अब आप 6 दीवारें पकड़ पा रहे होंगे, एक तो येलो वाली दीवार, एक पिंक वाली दीवार, 2 दीवार तो आमने सामने होगी। छत और फर्श ये आराम से दिख रहे होंगे, ब्लू वाली दीवारें आमने सामने, ये आपकी 6 दीवारें। अब इन 6 दीवारों की जो इक्वेशन दी गई है वो आप देखिए। इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये आपका जेड एक्स है। किसी एक को आप एक्स एक्स ले लीजिए, किसी एक को, यहाँ पे मैं एक बिंदु ले लेता हूँ उसके बीच में एकदम सेंटर पे, एकदम सेंटर पे, सेंटर ले लिया। एक काम करते हैं इस तरीके से आपका, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन एक्स एक्स है, कौन वाई एक्स है, कौन जेड एक्स है। एक्स एक्स इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो एक्स एक्स है, इस डायरेक्शन में जा रहा है वो वाई एक्स है, और इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो जेड एक्स है। ये आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ है। हो गया? ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं। तो देखिए ये आपका नीचे वाला पेंदा जो है, नीचे वाला पेंदा आपका एक्स वाई से बनेगा, एक्स एक्स और वाई एक्स से बनेगा, एक्स वाई से बनेगा। एक्स वाई से बनेगा तो एक्स वाई का मतलब उस पर जेड का मान फिक्स रहेगा। एक्स वाई से बना हुआ है, इसका मतलब जेड का मान फिक्स है। तो आपका जो नीचे वाला पेंदा है ये वाला, इसका इक्वेशन होगा जेड बराबर -1 नीचे वाले का, ऊपर वाले का होगा पेंदे का, ऊपर वाली छत का होगा जेड बराबर 1, फर्श का जेड बराबर -1, ऊपर वाले छत का। देखिए आपका जो मूल बिंदु है वो आपके कमरे के बीचों बीच, एकदम एकदम बीचों बीच आपका मूल बिंदु है। एक तरफ एक्स एक्स जा रहा है, मेरी तरफ देखिए,
एक तरफ एक्स एक्स जा रहा है, एक तरफ एक्स एक्स जा रहा है, एक तरफ वाई एक्स जा रहा है। ये देखिए ऐसे एक्स एक्स इधर जा रहा है, वाई एक्स इधर जा रहा है, जेड आपको ऊपर ऊंचाई पे जा रहा है। एकदम कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाइए और अपने एक हाथ को इस तरफ चलाइए, ये एक्स एक्स है, एक हाथ को इस तरफ चलाइए, वाई एक्स है, एक हाथ को ऊपर ले जाइए, जेड एक्स है। तो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो नीचे वाला फर्श जो है वो जेड बराबर -1, जेड बराबर 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं, पीछे वाली दीवार पे चले जाते हैं। अब आपकी ये जो येलो वाली दीवार है ये वाई और जेड से बनी हुई है, यानी एक्स का मान इस पे कांस्टेंट होगा। तो जो येलो वाली दीवार है, ये येलो वाली दीवार की बता रहा हूँ, येलो वाली दीवार जो पीछे की होगी उसका तो होगा एक्स बराबर -1, और आगे वाली जो दीवार होगी पिंक वाली, एक्स बराबर +1। ऐसे ही आपकी जो बची हुई दीवारें हैं उन पे आ जाइए। ये दीवार अब आपके एक्स हो चुकी है, जेड हो चुकी है, तो वाई बचा होगा फिर। तो ये रही वाई बराबर -1, और ये दीवार जो आगे वाली है ये है वाई बराबर +1। इस तरीके से आपकी ये 6 दीवारें हैं। क्लियर हो गया 6 दीवारों का कंसेप्ट कि 6 दीवारें कौन सी है? जेड बराबर -1, जेड बराबर +1, एक तरफ वाई बराबर -1, वाई बराबर +1, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर +1। ये 6 दीवारें। क्लियर है कंसेप्ट में? ठीक है। अब आपको इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछूं तो वो तो बराबर होगी क्योंकि घन है। कितनी होगी? इधर अगर -1 है, इधर +1 है, तो बीच की दूरी कितनी हुई? 2 हुई ना। बीच की दूरी 2 हुई। -1 और +1 की बीच की दूरी कितनी होती है? अगर आप 0 पे खड़े हैं और ये एक बंदा आपसे -1 पे खड़ा है, एक 2 पे खड़ा है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है -1 +1, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 1 और 1 2। डिस्टेंस पूछ रहा हूँ बेटा, मैं माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितने? 2। तो इसकी भुजा कितनी हुई? घन की भुजा हुई 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए एफ अलग कर लें, ये आपका एफ हो गया, डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ में आई घटक का एक्स अवकलन करेगा, जे घटक का वाई करेगा और के घटक का जेड करेगा। तो एक्स करेगा तो ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ये एक आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 ये आ गए आपके 3। डाइवर्जेंस निकालना आता है ना आपको? क्या करते हैं डाइवर्जेंस में? आप पहले का आई वाले घटक का एक्स के साथ, जे वाले घटक का वाई के साथ और के वाले घटक का जेड के साथ करते। तो यही मैंने किया। ये आपका 3 आ गया। तो डेल डॉट एफ कितना आ गया? 3। अब आपका जो आर एच एस साइड है उसके हिसाब से आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना होता है, आयतन समाकलन करना होता है, डेल डॉट एफ इंटू डी वी। डेल डॉट एफ आपका 3 है, 3 नियतांक है, बाहर आ जाएगा, डी वी अंदर बचेगा। डी वी का समाकलन खाली क्या होगा? वी होगा। वी कौन है? जो आकृति है उसका आयतन। आकृति क्या है? घन। तो ये घन का आयतन हो गया 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। बेटा वी आया ना। डीवी का समाकलन क्या होगा? वी। वी कौन है? आयतन। आयतन निकाल लीजिए। आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? 2, 2 की पावर 3, तो हो गया 8 3 24। ये आपका आ गया 24। अब देखिए आयतन वाले में कोई दिक्कत आई? कितना राजी खुशी आया। लेकिन हाँ, अब ये राजी खुशी थोड़ी देर की बात है। अब ये राजी खुशी नहीं होगा, अब ये परेशान करेगा। अब ये राजी खुशी जो होना था वो हो गया, अब राजी खुशी नहीं होगा, परेशान करेगा। चलिए एलएचएस साइड को सॉल्व करते हैं। आइए अब परेशानी मोल लेते हैं एलएचएस साइड में। पहले तो देखिए 6 दीवारें हैं, 6 की 6 दीवारों पे एक एक करके आपको समाकलन करना पड़ेगा, एक साथ आप नहीं कर सकते। 6 दीवारों के 6 समाकलन होंगे, 6 दीवारों के 6 समाकलन, क्योंकि आपको पृष्ठ लेने हैं। तो एक एक दीवार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जेड बराबर -1 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 समाकलन जेड बराबर -1 फलक के लिए। इसके लिए आपको पहले तो अभिलंब चाहिए होगा, अभिलंब एन कैप चाहिए होगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा, बड़ी खुशी से आ जाएगा। ये तल रहा, इस तल का अभिलंब नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, सर अभिलंब नीचे की तरफ कैसे गया? बेटा मेरे हाथ को देखिए, दिख रहा है मेरा हाथ, ये पृष्ठ है। अभिलंब हमेशा बाहर की तरफ जाता है और उसके लंबवत होता है, उस पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे पेन मेरे हाथ के लंबवत है ना, अभिलंब हमेशा बाहर की तरफ होता है। अभिलंब सदैव बाहर की तरफ जाता है। अरे मेरा हाथ जो है वो पृष्ठ है, तो पृष्ठ नीचे की तरफ आया नहीं है, अभिलंब नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ +z है, तो नीचे की तरफ -z होगी। तो इसका अभिलंब कितना हुआ? n कैप बराबर हुआ -k कैप। इसका अभिलंब हुआ -k कैप। रिपीट कर रहा हूँ, फर्श का अभिलंब नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ मतलब ऊंचाई का विपरीत, ऊंचाई का विपरीत गहराई, गहराई यानी -k, क्योंकि ऊंचाई को +k कहते हैं, ऊंचाई को +k कहते हैं, नीचाई को क्या कहेंगे? -k। तो इसका अभिलंब हुआ -k। इसका n कैप हुआ, मान रख दीजिए, SXI + YJ + ZK डॉट n कैप
डॉट डी एस, ओह सॉरी, डॉट एन कैप डी एस। एन कैप की जब माइनस किया जाएगा, माइनस किए का मतलब क्या, जीरो आई। अगर इसे कंप्लीट लिखना चाहें आप तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जीरो आई, जीरो जी। बेटा जो नहीं होता वो जीरो होता है, हम मैथ वाले बंदे हैं, थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। अब जीरो है उनको क्या लिखना, तो अब यहाँ गुणा करेंगे तो जीरो जीरो माइनस जेड, ये आपका आ गया माइनस जेड और डी एस। रुक जाइए, अभी सारे मान रखूंगा, चिंता मत करिए। जेड का मान कितना है, माइनस एक, जेड का मान माइनस एक दिया, माइनस माइनस प्लस एक हो गया। और भी रुक जाइए, अभी चिंता मत करिए। पृष्ठ का नाम आप चाहें तो यहाँ पे पृष्ठ का एस जो है वो पृष्ठ का नाम लिख दीजिए, अगर आप नाम देना चाहें तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। बाद जब कभी भी आप दोबारा पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए बी सी डी ई, ताकि पुकारने में दिक्कत नहीं आए, आपको भी पहचानने में दिक्कत ना आए। तो मैं ए बी सी डी फलक की बात कर रहा हूँ। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन से पृष्ठ की बात चल रही है। पृष्ठ ए बी सी डी की बात चल रही है। तो डी एस का हो गया एस, एस मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, फलक ए बी सी डी का। फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। फलक का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 2, चौड़ाई कितनी है, 2, तो कितना हुआ, 4। फलक बेटा वर्गाकार है, दीवार तो वर्गाकार ही होती है या आयताकार होती है, दीवार तो वर्गाकार, ये तो घन है, घन है इसलिए दीवार जो है वो वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, तो लंबाई 2 है तो चौड़ाई भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये आ गया 4। तो ये पहला इंटीग्रेशन आ गया पहले फलक का, इसको I1 नाम दे दें आप, ताकि पता चले कि हाँ भाई एक फलक का I1 आया, दूसरे फलक का और आएगा, तीसरे का और आएगा, चौथे का और आएगा, पांचवें का और आएगा, छठे का और आएगा। लगा ना जोड़ने में, काफ़ी लंबा चौड़ा लगा आपको, ठीक है। अब फटाफट जब z बराबर -1 निकाला है तो z बराबर +1 भी लिखा लेते हैं, इसी पे आएगा तो सब कुछ ऐसा ही। हाँ, अभिलम्ब चेंज हो जाएगा, अभिलम्ब चेंज हो जाएगा, इसका अभिलम्ब बाहर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस के कैप आएगा। देखिए इस पृष्ठ का अभिलम्ब बेटा बाहर की तरफ जाएगा, ये पृष्ठ है, इसका अभिलम्ब यहाँ जाएगा, एन कैप बराबर के कैप। थोड़ा सा बदलाव आएगा, ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, चिंता मत करिए। एन कैप की जगह के कैप आ जाएगा, ये सब जीरो हो जाएंगे, ये जेड आ जाएगा, जेड का मान 1 रख देंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए थे, वहाँ सीधे ही प्लस होके आएंगे, तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा, इसका आंसर भी 4 आएगा। आप रख के देख सकते हैं, जेड का मान यहाँ एन कैप के कैप आएगा, तो जेड इंटू के कैप जेड आ जाएगा, जेड का मान +1 है, डी एस बचेगा, डी एस का एस हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई जो कि 4 है, ये आपका आ गया। नंबर 3 पे आ जाते हैं, एक्स बराबर -1 फलक पर आ जाते हैं, एक्स बराबर -1 फलक पर। वो फलक कहाँ है एक्स बराबर -1, आइए पहले चित्र में आइए। एक्स बराबर -1 आपके आगे वाली और पीछे वाली दीवार है, जो पीछे वाली दीवार है उसका विलंब उधर जाएगा, उधर जाएगा मतलब एक्स के विपरीत जाएगा। एक्स तो इधर है ना, मेरी तरफ है, एक्स तो मेरी तरफ है, और ये जो पृष्ठ है येलो वाला ही तो एक्स बराबर -1 है, येलो ही तो बेटा एक्स बराबर -1 है, तो येलो वाला पीछे, तो उसका विलंब पीछे जाएगा, बाहर की तरफ जाता है विलंब, अंदर की तरफ लूंगा तो घन के अंदर आ जाएगा, घन के अंदर आ नहीं सकता। जैसे ये मेरी आपकी जो दीवार है, आप जहाँ बैठे हैं उसके सामने जो दीवार है उसका विलंब उसके पीछे जाएगा, और जो आपके कमर के पीछे दीवार है उसका विलंब उधर बाहर की तरफ जाएगा, इस दीवार का उधर बाहर की तरफ जाएगा, इस दीवार का इधर बाहर की तरफ जाएगा। तो ये जो येलो वाली दीवार है इसका विलंब पीछे जाएगा, पीछे कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा यानी -x की तरफ, -x का मतलब -i कैप, -i कैप। शाबाश, इंटेलिजेंट है आप तो, जल्दी पकड़ में आने लग गया आपके तो, -i कैप। अब -i कैप करेंगे, इस फलक का नाम पता है हमें क्या है, ADEF, ADEH, I3 ADEH, और आई कैप से गुणा करूंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आई एन कैप की जगह आई आएगा, सिर्फ -x बचेगा, बाकी दोनों जीरो, ये आ गया आपका माइनस का x और ds, और x का मान भी -1 है, माइनस माइनस +1 आ गया, ds का s आ गया, क्षेत्रफल 4 है। क्लियर है, चलिए चौथे पे चलते हैं, x बराबर 1 फलक पे आ जाते हैं। ये फलक आमने सामने है, तो अगर इसका विलंब -i आया है तो उसका विलंब अपोजिट आएगा, क्योंकि इस दीवार का विलंब बाहर जाएगा तो इस दीवार का इधर बाहर जाएगा, दोनों अपोजिट होंगे, तो आप ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। n बराबर i कैप, इस बार आपका x प्लस का हो जाएगा और n कैप जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x आएगा, प्लस का x की जगह +1 रखेंगे तो आएगा तो उतना का उतना, तो ये i4 भी आपका 4 आ गया। चलिए पांचवें फलक पे आते हैं, y वाले पे चलते हैं, y बराबर -1 पर, y बराबर -1 जो फलक है उस पे आ जाइए। कहाँ हो भाई y बराबर -1, y बराबर -1, इसका विलंब इधर बाहर की तरफ जाएगा,
इधर की बाहर की तरफ कौन है, वाई, वाई का अपोजिट ये वाई है, देखिए इस डायरेक्शन का नाम वाई रखा था आपने, वाई, तो अपोजिट वाई है, तो माइनस इसका विलंब माइनस जे कैप। ये I5 नाम दे दीजिए, फलक का नाम आपके पास है, कितना है फलक का नाम, क्या है, BAHG, BAHG, वापस बी लिख देंगे ताकि बंद हो जाए, पैक हो जाएगा पूरा। ये जे आ जाएगा तो वाई बचेगा, माइनस का वाई और ds, वाई का मान रख दीजिए -1, माइनस माइनस +1, ds का s हो जाएगा, और क्षेत्रफल तो हमें पता ही है क्योंकि घन है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो 2 × 2 4। ये लीजिए लास्ट फाइनल एक और निकाल देते हैं, काम खत्म। y बराबर +1 फलक पर, इसका अभिलंब होगा प्लस का j, तो आपका आंसर उतना ही आएगा 4। ये लीजिए टोटल आंसर निकाल दीजिए, टोटल सारे जो फलक थे, सारे फलक पे आपने ये इंटीग्रेशन किया, इसका हर फलक पे गए, हर फलक पर अभिलंब लिया, उस फलक का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो कि आपके पास आया I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6। समझ में आया कि बड़ा क्यों है। और ध्यान रखिए, इस बंदे ने हमसे इंटीग्रेशन नहीं करवाया है, इस बंदे ने इंटीग्रेशन नहीं कराया, बहुत प्यारा बंदा था और बहुत शानदार था, बिल्कुल हमें परेशान नहीं करना चाहता था। अगर चाहता तो फलन थोड़ा सा भी टेढ़ा दे देता तो समाकलन करना ही पड़ता, और करना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। समझ रहे हैं बातों को। भैया प्यारा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, ds ही आया, खाली ds का ऐसा आ गया। सोचिए अगर फलन आता तो, अगर थोड़ा बहुत भी फलन आता तो, अगर f जो है वो इतना प्यारा, इतना इनोसेंट टाइप से नहीं होता आपका f, ये तो f बहुत इनोसेंट बनाया है इसने। अगर f इतना इनोसेंट नहीं होता, थोड़ा भी x² होता, और y² होता, z² होता, या y²x होता, कुछ भी थोड़ा बहुत टेढ़ा होता तो फिर तो समाकलन करना ही पड़ता ना। तो सोचिए 6 समाकलन करने पड़ते हैं, 6 समाकलन, और ये भी घन नहीं होता तो, कोई और आकृति होती तो भाई जान निकल जाती। इसीलिए गॉस थ्योरम ने जो किया है वो अच्छा किया है, वरना RHS होता ही नहीं, और RHS नहीं होता तो इस लंबे प्रोसेस से ही गुजरना पड़ता, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए बाल बच गए। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो एक्सटेंशन ऑफ गॉस थ्योरम है। देखिए नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी लिखा नहीं है, अभी लिखूंगा मैं। एक्सटेंशन ऑफ गॉस थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए गॉस का नाम भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन डाइवर्जेंस का नाम ना भूलिएगा, क्योंकि ये थ्योरम जो है वो डाइवर्जेंस के नाम से ज़्यादा फेमस है, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस बोलें तो अच्छी बात है, सम्मान दे रहे हैं आप गॉस को, लेकिन डाइवर्जेंस वर्ड ना भूलें। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, देखिए समझिए बात को, कि आपने गॉस की थ्योरम में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर अगर f.n.ds हो, जो ds हो, तो ये बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल del डॉट एफ। आपने एक चीज़ गौर की इसके अंदर, अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप गौर करें, दोनों साइड डॉट है, दोनों साइड डॉट है, लग रहा है आपको। पता है ये फॉर्मूला गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम क्रॉस गुणा में भी है। हाँ जी बिल्कुल सही, डॉट गुणा में नहीं, क्रॉस गुणा में भी है, इसे ही एक्सटेंशन कहते हैं। सेकंड पार्ट एक्सटेंशन देखिए, एस एन कैप आगे रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एन कैप क्रॉस एफ ds बराबर v, तो यहाँ क्रॉस होगा तो यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा, डेल क्रॉस एफ। मैं आपको डेरिवेशन में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि डेरिवेशन आपका हिस्सा है भी नहीं कोर्स का, तो बेहतर है डेरिवेशन पे ना जाए, बस आप देखेंगे इसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये एक्सटेंशन है गॉस डाइवर्जेंस, गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम से ही ये व्युत्पत्ति किया गया, ऐसा नहीं कि कुछ कहीं अलग से ढूंढ के लाया गया ना। जो गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम है उसी से ही इसको व्युत्पन्न किया गया, उसमें स्पेशल केस जब आप बनाएंगे तो आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। तो यही हमारे भी काम आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी पृष्ठ, बंद पृष्ठ S के ऊपर n क्रॉस a क्रॉस r, n क्रॉस a क्रॉस r ds बराबर होगा, प्रूफ कीजिए, ds बराबर होगा 2a वेक्टर v, जहाँ a जो है वो अचर है, जहाँ a कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश है। तो ये तो अच्छी बात है, ये जो है वो तो अचर सदिश है परंतु अचर है, यानी अवकलन और समाकलन में भाग नहीं लेगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे में कैसे लगेगी, देखिए कोई डॉट गुणा है नहीं, कोई डॉट है नहीं, तो इसका मतलब डॉट नहीं है तो वो नहीं है, गॉस नहीं है। लेकिन गॉस का दूसरा रूप तो हो सकता है, दूसरा रूप ये रहा। अब मिलान करिए, पकड़ में आ जाएगा आपको, ये है आपका एफ। तो यहाँ बोलिए ये बात,
गॉस डाइवर्जेंस बाय गॉस डाइवर्जेंस एक्सटेंशन थ्योरम। विस्तार है ये, क्योंकि वहां तक थी, उसको और बढ़ाया गया कि भाई डॉट गुणा के लिए तो काम कर रही है, चलो उसको क्रॉस गुणा के लिए भी बढ़ाते हैं। एक्सटेंशन थ्योरम की उपयोगिता से ये सेम रिजल्ट बराबर होगा एन कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डीएस बराबर होगा डेल क्रॉस एफ कौन है, ए क्रॉस आर। आप ये निकाल लीजिए चाहे ये निकाल लीजिए, दोनों बराबर होंगे। और हमने हमेशा कहा है कि एलएचएस तो हम सॉल्व करते ही नहीं, डीएस वाला हमेशा लंबा होता है, डीवी वाला छोटा होता है, तो हम डीवी वाले पे जा रहे हैं, हम इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें पहले ए क्रॉस आर निकालना होगा, फिर जो है वो डेल क्रॉस निकालना होगा, मतलब कर्ल निकालना होगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस आर निकालेंगे, एक काम। ये होने के बाद जो आएगा फिर उसका कर्ल निकालेंगे, दो पार्ट। फिर जो आएगा उसका आयतन समाकलन करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल करेंगे, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस आर पे आ जाते हैं। आई जे के ए वेक्टर के कंपोनेंट मान लेते हैं कि ए वेक्टर का आई कंपोनेंट A1 है, जे कंपोनेंट A2 है, के कंपोनेंट A3 है। आर वेक्टर इसके तो एक्स वाई जेड होते हैं। सही है, बता देता हूँ कि भाई आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ए वेक्टर जो है उसके तीन कंपोनेंट है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, आर वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। चलिए कर लेते हैं सॉल्व, तो काम बच रहा है, कर दीजिए सॉल्व। ये आई ये हो जाएगा A2 जेड माइनस A3 वाई, ठीक है, माइनस जे कैप A1 जेड माइनस A3 एक्स प्लस के कैप A1 वाई माइनस A2 एक्स। ये लीजिए आपका ए क्रॉस आर आ गया। लेकिन अभी हमें ए क्रॉस आर पे ही नहीं रुकना है, क्योंकि हमारा काम और भी है, जो है कर्ल निकालना। तो कर्ल और निकालते हैं, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर आई जे डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। और आपका ये A2 जेड माइनस A3 वाई, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए, माइनस अंदर भेज दीजिए, A3 एक्स पहले आ जाएगा, A3 एक्स माइनस A1 जेड A1 वाई। अब सॉल्व कर लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। प्लस आई ये इसका करेगा तो A1 आ जाएगा 0, ये इसका करेगा तो ये 0, ये माइनस A1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा A1 दो A1 आ जाएगा, सीधा लिख लेता हूँ, दो A1 आ जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका माइनस जे ये कट गया, ये इसका करेगा तो माइनस A2, ये इसका करेगा तो प्लस A2, जो कि बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का 2A2 आ जाएगा। फिर के साथ आ जाते हैं, ये इसका करेगा A3, ये इसका करेगा माइनस A3 माइनस माइनस प्लस 2A3, 2 कॉमन निकाल लीजिए। जैसे आप 2 कॉमन निकालेंगे आप देखेंगे कि ए वेक्टर आ गया आपके पास। अब ये मान आपका आ चुका है, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर का मान ये आपके पास आ गया। ये मान ले जाके अपने क्वेश्चन में रख दीजिए, वी डेल क्रॉस ए क्रॉस आर और डीवी, जो कि आपका है 2A वेक्टर, जो कि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीवी का हो जाएगा वी, डीवी का हो जाएगा वी, ये आपका वी। मिला लीजिए, क्या आंसर चाहिए था आपको? आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी 2AV आ रहा था, शायद मैंने लिखा नहीं है, आंसर 2AV आ रहा है, यही सिद्ध करना था। सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं था, सिर्फ LHS पार्ट जो था वो लिखा था और सीधी फिर थ्योरम से डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। सिद्ध करना था कि 2A वेक्टर V आएगा, लिखा हुआ है शायद, मुझे याद आ रहा है, ये देखिए लिखा पड़ा, सॉरी लिखा हुआ है ये देखिए 2AV आना चाहिए, 2AV आ रहा है ना? ठीक है, चलिए बढ़िया किया। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए किसी पृष्ठ S, जो कि एक गोले का पृष्ठ है, इकाई त्रिज्या का, मूल बिंदु पे बनने वाला एक गोला है, और AX आई कैप BY जे कैप CZ के कैप डॉट N कैप DS कह रहा प्रूफ कीजिए, सिद्ध करिए कि ये 4/3 पाई A प्लस B प्लस C आएगा। और जो बेटा इसमें पृष्ठ दिया गया है S, वो है एक गोला, ऐसा गोला जिसका केंद्र मूल बिंदु हो
और जिसकी त्रिज्या 1 हो। समझ में आ रहा है? ऐसा समीकरण, ये समीकरण गोले का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप इसका सेंटर देखना चाहते हैं तो जो गोले का सेंटर होगा, अगर आप इस रूप में इसको लिखें तो फिर जो x माइनस 0 और y माइनस 0 ये z माइनस 0 है, तो गोले का जो समीकरण होता है वो इस रूप में लिखा जाता है। अब आप आराम से यहाँ पहचान सकते हैं, ये सेंटर होता है और ये आपकी रेडियस होती है। यानी गोला जो है वो मूल बिंदु पे उसका केंद्र रहेगा और त्रिज्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। देखिए से आपका जो है वो गोला रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम मोटा मोटी हो चुका है। हमें तो एफ ही तो अलग करना था, ये हमारा एफ रहा, हो गया हमारा एफ अलग। और हम तो वैसे भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करने वाले, गॉस अपसरण प्रमेय से, गॉस की अपसरण। तो हम निकाल लेते हैं पहले डेल डॉट एफ, डेल डॉट, तो डेल डॉट एफ क्या होगा? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट आपका जो एफ है वो लिख दीजिए। एफ है आपका ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप सी जेड। जब आप करेंगे तो आपका आई से आई होगा तो ये आपका ए आ जाएगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर बी बाहर आ जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, फिर सी बाहर आ जाएगा, जेड का 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका डेल डॉट एफ आ गया। चलिए ठीक है, रुक जाइए अभी यहाँ पे। अब आपकी जो गॉस की प्रमेय है उसका जो आरएचएस साइड है वो यूज कीजिए, वो होता है डेल डॉट एफ डीवी, डेल डॉट एफ डीवी। तो डेल डॉट एफ है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यह है डीवी। ए प्लस बी प्लस सी तो नियतांक है, समाकलन से बाहर आ जाएगा, और डीवी का समाकलन क्या हो जाएगा? डीवी का वी होता है। वी वॉल्यूम है किसका? जो आकृति है। आकृति क्या है? गोला है, तो ये गोले का आयतन है। ए बी सी इंटू वी का मतलब गोले का आयतन, क्योंकि यहाँ पे आकृति गोले की है तो वी का मतलब है आयतन। तो हम जिस पृष्ठ पे समाकलन कर रहे हैं वो पृष्ठ जो आयतन बनाता है उसकी बात हो रही है, और यहाँ गोले का आयतन काम आएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब यहाँ पे 1 है क्योंकि त्रिज्या 1 है। आर कितना है? आर 1 है। ये लीजिए यहाँ से आर बराबर 1 है तो आर का मान 1 रख दिया, तो ये आ गया आपका 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, ये तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसी का भाई आ गया। ये है आपका डबल समाकलन किसी पृष्ठ एस के ऊपर, और ये है 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब के साथ में आया है dy dz प्लस y dx dz। तीसरा आपका 3x z स्क्वायर के साथ में है dx dy। इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है कि कितना आएगा ये समाकलन, और जिस पृष्ठ पे ये है निर्देशी समतल और समतल x बराबर y बराबर z से परिबद्ध ये घन है। एक घन है जो निर्देशी अक्षों से, मतलब आपके जो निर्देशी अक्ष हैं उनसे, मतलब xy, yx और zx। तो आपकी जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें आपके 3 तल बनाएगी। एक होगा xy तल, एक होगा yz तल, एक होगा zx तल। तो 3 दीवारें बन गई। 3 दीवारें तो वो निर्देशी अक्ष की 3 दीवारें कौन कौन सी होती है? x बराबर y बराबर z बराबर 0, है ना। निर्देशी अक्ष जो बनाते बेटा, xy तल बनेगा एक तो x और y से जो तल बनेगा, जो प्लेन बनेगा, जो फलक बनेगा वो xy होगा। xy नाम xy होगा, समीकरण क्या होगा? z बराबर 0। ऐसे y और z से बनेगा, नाम yz तल होगा, समीकरण x बराबर 0 होगा। ऐसे zx तल जो z और x से बनेगा, लेकिन समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। तो 3 तो हो गए आपकी, ये 3 दीवारें तो यहाँ से बन गई, और 3 दीवारें इसने दे रखी है x बराबर y बराबर z बराबर 1। क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है, याद दिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर है। अब ये dy dz के साथ जो होता है वो आपका f1 होता है,
ये आपका F1, ये आपका F2 और ये आपका F1, F2, F3। अब इससे आप F बना लीजिए अपना, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। F बराबर होगा आपका F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप। तो आपका F1 जो है वो रख दीजिए, वो है 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब I कैप प्लस वाई जे कैप। F3 का मान 3x जेड स्क्वायर के कैप। ये आपका F1, F2, F3 से F बन गया। अब हम गॉस थ्योरम लगा दें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हमें इस साइड वाला मान निकालना है डेल डॉट एफ डीवी। तो उसके लिए पहले डाइवर्जेंस निकालना होगा इसका। चलिए डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। डेल डॉट एफ पहले वाले आई घटक का एक्स के साथ करिए, तो आई घटक का एक्स के साथ अवकलन करेंगे तो 2y बाहर, एक्स का अवकलन 1, जेड क्यूब का 0। दूसरे वाले y का y के साथ ही करेंगे तो 1 हो गया, इसका z के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6xz। तो ये आपका आ गया 1 प्लस 2y, ये 1 बेटा ये वाला 1 है, 1 प्लस 2y प्लस 6xz। ठीक है, कर दें इंटीग्रेशन, तैयार है इंटीग्रेशन के लिए। डेल डॉट एफ और डीवी, 3 इंटीग्रेशन, x वाला, y वाला, z वाला। इस बार इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अधिकतर तो हम कई बार बचते रहे, कई बार नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हर बार कि भाई हम बच जाएं, क्योंकि इस बार कोई भी माइनस प्लस वाला झंझट है नहीं। लिमिट है वो माइनस से प्लस तक जा ही नहीं रही है, z की लिमिट 0 से लेकर 1 तक जा रही है, z की लिमिट 0 से 1 तक जा रही है। कैसे जा रही है वो देखिए, ये रहा, z की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1, x की लिमिट 0 से 1, सबकी लिमिट 0 से 1 जा रही है, कोई माइनस प्लस वाली झंझट ही नहीं है। तो कुछ जीरो होने वाला कुछ है ही नहीं, तो समाकलन करना ही होगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन में भी ज़्यादा जोर नहीं आएगा। पहले z के साथ इंटीग्रेशन करिए, फिर x और y वाला जो है वो वेट करेगा। तो y बराबर 0 से लेकर y बराबर 1 तक, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, और अब आप z के साथ करिए तो एक का हो गया z, 2y बाहर, dz का z, 6x बाहर, z का z स्क्वायर बट्टा 2, और z की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, dx और dy आपका भी बाहर रहेगा। पहले z को निपटा लीजिए, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 तक, y बराबर 0 से y बराबर 1 तक। z का मान 1 रखने पर क्योंकि 1 प्लस 2y प्लस 1 बटा 2 3x, z का मान 1 रख दिया, 0 रखने पर 0 0 0, dy का y 2। अब y की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक अभी वेट करेगा। y का मान 1 रखने पर ये 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये 1 हो गया, ये आपका 3x हो गया, 0 रखने पर सारा 0 हो गया, ये dx हो गया। अब लास्ट कर दीजिए, 2x प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 बाहर, dx का x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बट्टा 2, x बराबर 0 से लेकर 1 तक, 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 बटा 2, 0 रखने पर 0 प्लस 0, 4 ही हो गया 7 बटा 2। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, पहले आपने z के साथ किया, फिर y के साथ किया, फिर x के साथ किया, और फाइनली आपको आंसर मिल गया। तो कोई इशू नहीं है। तो ये फाइनली हमने 9 क्वेश्चन पूरे कर लिए। उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आपके पास टाइम है तो एक बार इन्हें वापस से निकालें, खुद हाथ से निकालें, क्योंकि समझ में आ गया अच्छी बात है, लेकिन जब तक खुद से नहीं करते तब तक बहुत सारी बारीकियां जो है वो समझ में नहीं आती। तो क्वेश्चनों को खुद करके देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि जो रटा हुआ सा है। तो जो रटा हुआ है वो तो रह जाएगा, तो जो समझा हुआ है वो रह जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालिए ताकि आपको पता लग सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।